तो साउंड चैप्टर को हम लोगों ने डिटेल से में पढ़ा। पहले कैसे पढ़ा? डिटेल से में पढ़ा, ठीक है। उसके बाद इस चैप्टर का हमने क्या लिया? रिवीजन लिया। फिर इसके बाद क्वेश्चन एंड आंसर विद न्यूमेरिकल्स, ठीक है ना, विद न्यूमेरिकल्स। यानी ऑलरेडी इस चैप्टर को हम लोग 3 लेयर में पढ़ चुके हैं। इस चैप्टर को कितने लेयर में कर लिया? 3 लेयर में कर लिया है। चौथी लेयर क्या है हमारी इस चैप्टर की? चौथी लेयर है क्वेश्चन एंड आंसर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एंटिसिपेटेड है, ठीक है ना। तो ये चौथी लेयर होने जा रही है। यानी कि अगर एक चैप्टर को हम लोग 4 लेयर में कंप्लीट करें तो मुझे नहीं लगता है कि थोड़ी भी गुंजाइश रहने वाली है कि बोर्ड एग्ज़ाम में या एग्ज़ाम में आप आधा नंबर या 0.1 नंबर भी गलत कर पाओ। क्योंकि 4 लेयर में, 4 लेयर बहुत होती है। एक चैप्टर को 4 लेयर में समझना ये काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस हो गई है। तो 0.1% के भी एरर होने का चांस नहीं होना चाहिए, 0.1% भी, ठीक है। तो चलो, तो क्वेश्चन आंसर हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो यानी कि चौथी लेयर स्टार्ट करने से पहले ये चौथा जो एक साउंड का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की जो सीरीज़ हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, इससे पहले मेक श्योर ये तीनों पर आप लोगों ने ये चैप्टर, ये 3 लेयर पे चैप्टर कंप्लीट कर दिया। ये जो डिटेल्स में ही कम से कम 5 या 6 पार्ट थे, सिर्फ डिटेल्स में ही 5 या 6 पार्ट थे, ठीक है, ठीक है। उसके बाद रिवीजन के एक पार्ट है, फिर न्यूमेरिकल के एक पार्ट है। इसके बाद हम लोग ये कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आई होप इसके कॉन्सेप्ट, इसके फॉर्मूलेज, इसकी जो भी अंडरस्टैंडिंग है ये आपको पूरी तरीके से आती है। क्योंकि हम लोग जो न्यूमेरिकल अब करेंगे थोड़ा सा फास्ट मोड में करेंगे। इसलिए फास्ट मोड में करेंगे कि ऑलरेडी आपका 3 लेयर में ये चैप्टर हो चुका है। तो फास्ट मोड में करेंगे, एक एक चीज़ हम इतना खोल के अब समझाएंगे नहीं, ठीक है ना। क्वेश्चन दिया हुआ, व्हेन ए बॉडी वाइब्रेट अंडर ए, देखो ये PYQs हैं कुछ हमारे पास, ठीक है ना, PYQ यानी पिछले साल जो आ चुके हैं। व्हेन ए बॉडी वाइब्रेट अंडर ए पीरियोडिक फोर्स द वाइब्रेशन ऑफ द बॉडी आर ऑलवेज नेचुरल, डैम, फोर्स और रेजोनेंट। बताइए, अगर अंडर ए पीरियोडिक फोर्स है, मतलब पीरियोडिक फोर्स का मतलब क्या हुआ कि एक कंटिन्यू एक पीरियड में रिपीट होता जाता है, रिपीट होता जाता है, रिपीट होता जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएंगे? नेचुरल वाइब्रेशन। 2 नोट्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम 2 डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। 2 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है अलग अलग, वहां से 2 नोट्स निकले, एक से एक नोट, एक से। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया, व्हेन ए बॉडी वाइब्रेट अंडर ए पीरियोडिक फोर्स। देखो पीरियोडिक फोर्स है, द वाइब्रेशन ऑफ द बॉडी आर ऑलवेज नेचुरल, डैम, फोर्स एंड रेजोनेंट। नेचुरल नहीं आएगा इसमें। क्यों नहीं आएगा नेचुरल? क्योंकि पीरियोडिक फोर्स है, यानी कि फोर्स है ना कंटिन्यू बार बार हो रहा है। पीरियोडिक फोर्स का मतलब क्या हो रहा है? देखो कोई भी वाइब्रेशन एक पॉइंट में आकर रुक जाना चाहिए, कोई भी वाइब्रेशन एक पॉइंट में आकर रुक जाना चाहिए, लेकिन पीरियोडिक फोर्स रुकता नहीं है, चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। पीरियोडिक फोर्स का मतलब क्या होता है? कंटिन्यू चल रहा है, एक पर्टिकुलर पीरियड के बीच में कंटिन्यू क्या हो रहा है? चल रहा है, ठीक है ना, हो ही रहा है, हो ही रहा है, हो ही रहा है। कौन इसे करा रहा है? क्यों नहीं रुक रहा है? भाई आप ये पेन को वाइब्रेट करो, एक पॉइंट में आके क्या होगा? ऐसे करके रुक जाएगा। लेकिन पीरियोडिक फोर्स मतलब क्या हो रहा है? कंटिन्यू होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। इसका मतलब कोई तो इसे चला रहा है, तो वो होता है फोर्स वाइब्रेशन। यानी हमने कुछ है ना फोर्स लगा कर उसको कंटिन्यू रखा है, कुछ फोर्स लगा के उसको कंटिन्यू रखा हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें क्या आ जाएगा? रेड पेन लो या ऑरेंज, ठीक है। नहीं देखो क्या लिखा है, 2 नोट्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। 2 नोट्स है ना डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से आए, सच दैट दे हैव सेम लाउडनेस, सेम पिच, ठीक है ना। कह रहे पिच भी सेम है, जैसे ये देखो पिच यहाँ पे 2 हो गई, यहाँ पर भी 2 पिच है, ठीक है ना, मतलब 2 फ्रिक्वेंसी है। ये देखो ये केस बना, ये दूसरा केस बना, और लाउडनेस भी सेम है, लाउडनेस भी सेम है। लाउडनेस मतलब इसकी जो हाइट है ये भी सेम है, ये जो ये है ना ये लाउडनेस, ये एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड भी क्या है? सेम है। जब एम्पलीट्यूड भी सेम है, पिच भी सेम है, तो डेफिनेटली इसकी वेवलेंथ भी सेम ही होगी, क्योंकि पिच सेम है। 1 सेकेंड में ये भी 2
फ्रिक्वेंसी ले रहा है, 1 सेकंड में ये भी 2 फ्रिक्वेंसी ले रहा है, ठीक है। और हाइट भी सेम है। जब हाइट और ये पिच सेम होती है, हाइट का मतलब है एम्पलीट्यूड यानी कि लाउडनेस, एम्पलीट्यूड से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट तुम किससे ले सकते हो, लाउडनेस से। जहाँ पर लाउडनेस वर्ड आ जाए या एम्पलीट्यूड वर्ड आ जाए तो मतलब ये इसकी बात हो रही है, किसकी, लाउडनेस या एम्पलीट्यूड की बात हो रही है, ठीक है ना। तो लाउडनेस वाला एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड मतलब ये हाइट जो होती है। तो ये दोनों में वेवलेंथ सेम रहेगी, स्पीड सेम, फ्रिक्वेंसी सेम, पहले कह रहा है पिच सेम है, पिच सेम है मतलब फ्रिक्वेंसी सेम है, फ्रिक्वेंसी सेम मतलब स्पीड सेम है। 1 सेकंड में ये भी 2, ये 1 सेकंड में ये भी 2 फ्रिक्वेंसी बना रहा है। इसका मतलब जो वेव फॉर्म है वो अलग अलग हो सकता है। हो सकता है एक का वेव फॉर्म कुछ ऐसे आ रहा हो, म्यूजिक का ऐसे रहता है ना ऐसे, और हो सकता है एक का फॉर्म कुछ ऐसे आ रहा हो, कुछ कुछ इस तरीके से ऐसे आ रहा हो वेव फॉर्म है। दोनों में पिच सेम है, पिच सेम है, लाउडनेस भी सेम है, लेकिन जो डिज़ाइन है मतलब जो वेवलेंथ बनने का स्टाइल है यानी कि वेव फॉर्म है वो अलग अलग हो सकता है, ठीक है ना। तो याद रखना क्या, फ्रिक्वेंसी अगर सेम यानी पिच सेम, फ्रिक्वेंसी से पिच को तुम रिलेट कर सकते हो, फ्रिक्वेंसी ऐसे लिख लिया करो, ये लिखना ज़रूरी होता है। फ्रिक्वेंसी मतलब पिच, इसको रिलेट कर सकते हो, PITCH पिच, ठीक है ना। और लाउडनेस मतलब एम्पलीट्यूड, ये ऐसे लिखा करो अपने ही बुक में, लिखना ज़रूरी है। इधर इधर किधर भी कॉपी में लिख के फ़ायदा नहीं है, कहाँ ढूंढोगे, तो यहाँ पे लिखना ज़रूरी है, ठीक है ना। फ्रिक्वेंसी मतलब पिच होता है, तो पिच सेम मतलब फ्रिक्वेंसी सेम, लाउडनेस सेम मतलब वेवलेंथ सेम हो गई। एक्चुअली वेवलेंथ सेम के लिए पिच का और लाउडनेस का सेम होना ज़रूरी है, तो वेवलेंथ सेम हो जाती है। स्पीड, क्योंकि लाउडनेस और पिच दोनों सेम है, नहीं स्पीड भी वही हो गई, क्योंकि यहाँ पर भी 1 सेकंड में 2 ले रहा है फ्रिक्वेंसी, यहाँ पे 1 सेकंड 2 ले रहा है, तो पिच भी सेम हो गई। मतलब वेव फॉर्म जो बनने की डिज़ाइन है, अगर म्यूजिकल नोट देखोगे कुछ पर्टिकुलर एक डिज़ाइन बनाते हैं, वेवलेंथ एक पर्टिकुलर पैटर्न बनाते हैं, ठीक है ना, वो पैटर्न अलग अलग हो सकता है, तो वेव फॉर्म अलग अलग हो सकता है, ठीक है ना। तो रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ 1 एंड वेवलेंथ ऑफ 2 दोनों का रेशियो निकालना है। देखो यहाँ पर समझो कि 1 सेकेंड में कितना लिया, 1 लिया, एक एस बनना मतलब एक वेवलेंथ बनना, ठीक है ना। देखो 1 एस बना है ना, यहाँ पे कितने एस बन रहे हैं, देखो यहाँ से स्टार्ट, आधा ये क्या, आधा ये, एक पूरा हुआ, 1 एस ऐसे ही पूरा हो रहा है, देखो ना 1 एस ये, फिर ये, फिर एक आधा बना, तो 2.5 हुआ ये, यानी कि 2.5, और ये बन रहा है ओनली 1। तो ऐसे आएगा रेशियो A/B, समझो एक को A मान लिया, एक को B मान लिया, तो रेशियो ऑफ A/B इज इक्वल टू, एक का इसका कितना 2.5 है और इसका कितना 1 है। तो रेशियो कभी भी डेसिमल में नहीं देते हैं, रेशियो कभी भी, तो एक ऐसे पॉइंट बढ़ा लिया 25, यहाँ पे एक 0 कर लोगे, 25/10, क्यों ना हम लोग रिड्यूस कर लें, तो 5 5/2 आएगा, ये देखो 5/2 आ गया, समझ गए। तो यहाँ पे देखो 1 एस बना, 1 एस बनना मतलब एक वेवलेंथ हुई, 1 सेकेंड में एक एस में बोलने का तरीका है एस, एक्चुअली इसको एक वेवलेंथ बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे तो कितने बन रहे हैं, 1 बना, फिर 2 बना और 2.5 बना, 2.5 बना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, बहुत कॉमन क्वेश्चन एग्जाम में आते ही हैं। अब बताओ फ्री वाइब्रेशन क्या है, फ्री वाइब्रेशन क्या होते हैं। फ्री वाइब्रेशन मतलब जो बिना फोर्स के चले, द वाइब्रेशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पीरियोडिक फोर्स, नहीं पीरियोडिक फोर्स मतलब फोर्स वाला हो गया, फोर्स वाइब्रेशन हो गया। वाइब्रेशन विद लार्जर एम्पलीट्यूड से क्या मतलब है, द वाइब्रेशन व्हेन द फ्रीक्वेंसी कंटिन्यूसली डिक्रीज, ठीक है ना, ये हिट कर रहा है, वाइब्रेशन विद कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी एंड कांस्टेंट एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो अब बताओ फ्री वाइब्रेशन का मतलब क्या हुआ, कि कहीं पर हम फोर्स लगा नहीं रहे, ठीक है, फोर्स नहीं लगाएंगे तो वो क्या होता जाएगा, कंटिन्यूसली डिक्रीज होता जाएगा, या फिर कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी बनी रहेगी, बोलो कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी बनी रहेगी। देखो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, फ्री वाइब्रेशन आर द वाइब्रेशन विद द कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी एंड कांस्टेंट एम्पलीट्यूड, कि उसकी फ्रीक्वेंसी और उसकी एम्पलीट्यूड क्या रहेगा, कांस्टेंट में सेम रहेगा। इट ऑकर्स व्हेन नो एक्सटर्नल, एक ना, इट ऑकर्स व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी विच कॉजेज द मोशन। तो फ्री वाइब्रेशन जो ऑटोमेटिक हो रहे हैं, ऑटोमेटिक कैसे हो रहे हैं, डेफिनेटली फ्री है वो,
भाई देखो, अगर किसी चीज़ का एम्पलीट्यूड धीरे 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 कम हो जाए, धीरे धीरे एम्पलीट्यूड क्या हो जाए, कम होता है। कम हो जाए, तो इसका मतलब हमने इसको वाइब्रेशन कराया होगा फोर्स लगा के। जब फोर्स हटाया तभी तो कम होता गया, जब फोर्स हटाया तो कम होता कम गया। होता गया। तो जब हम फोर्स लगाएंगे और जब फोर्स हटा लिया तो धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, एम्पलीट्यूड कम होता है। या तो फोर्स बनाए रहो, या तो फोर्स मेंटेन रखो, तो ये मेंटेन रहेगा। अब फ्री का मतलब क्या हुआ, फ्री मतलब ये ऑटोमेटिक हो रहा है, ऑटोमेटिक हो रहा है मतलब होता ही रहेगा, फिर ऑटोमेटिक अपने आप ही हो रहा है, अपने आप ही हो रहा तो हाँ, होता ही रहेगा। सही वो होता ही रहेगा। फोर्स का इसमें कोई लॉजिक ही नहीं, फोर्स हटाने और लगाने का, है ना। तो जब फ्री होगा वाइब्रेशन, तो फ्री वाइब्रेशन में क्या होगा, जो एम्पलीट्यूड होगा वो कांस्टेंट रहेगा, पिच भी कांस्टेंट रहेगी, फ्रिक्वेंसी यानी पिच कांस्टेंट रहने वाली है फ्री वाइब्रेशन में। अब देखो कितना इंपॉर्टेंट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायग्नोस्टिक मेथड्स यूज रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। साउंड से भी कुछ मेडिकल में यूज करते हैं साउंड भी, ठीक है ना। तो बहुत जगह लाइट, अक्सर लाइट यूज होती है, लेकिन कहीं कहीं पर लाइट मतलब रेज यूज होती है, लेकिन कहीं कहीं पर साउंड भी यूज होता है। तो सीटी स्कैन जहाँ पर लाइट यूज होती है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, डायोग्राम, इकोकार्डियोडायग्राम, मतलब इकोकार्डियोग्राम बोलते हैं, एमआरआई। तो क्या होगा, इको वर्ड है ना, मतलब यहाँ पर क्या आएगा, साउंड का लॉजिक आपका आ जाएगा। इको, हम इको सुनकर कुछ पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, इको डायग्राम इज मतलब इकोकार्डियोग्राम इज द डायग्नोस्टिक मेथड विच इज बेस्ड ऑन रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड यूजिंग अल्ट्रासाउंड। ठीक है, अब हम उतना डिटेल में इसको नहीं समझा सकते हैं क्योंकि फिर ये मेडिकल लाइन में आप चले जाओगे। बट साउंड यूज होता है कि साउंड टकरा के वापस आ गया, तो कहीं ना कहीं कुछ हम फॉल्ट निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि साउंड रे भेज रहे हैं और उसको वापस लाने की, कुछ टकरा के वापस आ जाएगी, यानी कुछ समथिंग इज देयर। तो वो एक टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं इको बेस पर। Select a correct option with respect to echo depth of sounding. Identify, इसको नेक्स्ट क्या है, select a correct option with respect to echo depth sounding. ठीक है, echo depth sounding, तो क्या है echo depth sounding? अल्ट्रासोनिक वेव्स आर यूज्ड, मतलब कि डेप्थ नापने के लिए, कोई गहराई नापने के लिए क्या यूज होता है। इंफ्रासोनिक वेव्स आर यूज्ड, या फ्रिक्वेंसी ऑफ द वेव्स यूज्ड इन 20 हर्ट्ज एंड 20,000 हर्ट्ज। ये पता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज का मतलब क्या हुआ, कि ह्यूमन एरर की जो कैपेसिटी है वो इस फ्रिक्वेंसी से इस फ्रिक्वेंसी के बीच में सुन सकती है, ना इससे कम फ्रिक्वेंसी सुन पाएगा ना इससे ज़्यादा। अल्ट्रासोनिक वेव्स आर यूज एंड सुपरसोनिक वेव्स आर यूज। तो डेप्थ के लिए कौन सा यूज है, अल्ट्रासोनिक वेव यूज होती है। आइडेंटिफाई द कंडीशन रिक्वायर्ड टू हेयर ए क्लियर डिस्टिंक्ट इको बाय ह्यूमन्स इन एयर। क्लियर के लिए मिनिमम डिस्टेंस या मिनिमम टाइम कितना होना चाहिए, या फ्रिक्वेंसी कितना होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, सरफेस शुड बी रफ, नहीं ये मतलब नहीं है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ह्यूमन की कैपेसिटी टू हियर टू साउंड या हियर साउंड, क्लियर साउंड के लिए क्या होना चाहिए, क्लियर इको के लिए, क्लियर इको मतलब दो साउंड के बीच। इको का मतलब क्या होता है, दो साउंड। इको का मतलब क्या हुआ, दो साउंड। अगर हम दो साउंड हम सुनना चाह रहे हैं या इको सुनना चाह रहे हैं, इन शॉर्ट इको सुनना चाह रहे हैं, तो क्या कंडीशन होनी चाहिए। सरफेस रफ होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इसका कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है ना। साइज और रफ तो तुम्हारा उसमें हो जाएगा लाइट के सेम एंगल पे रिफ्लेक्शन के लिए। साइज ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस शुड बी स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ द साउंड। तो जो साउंड का वेवलेंथ है, साउंड की जो वेवलेंथ है और जो तुम्हारा ये दिया हुआ है जहाँ से रिफ्लेक्ट कराना है, तो वेवलेंथ ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए कंपेरेटिवली रिफ्लेक्शन पॉइंट, ठीक है। साउंड शुड नॉट बी रिफ्लेक्टेड बैक विद इन 0.1 सेकेंड। द इंसिडेंट साउंड शुड हैव फ्रिक्वेंसी मोर देन, ये तो सुनाई नहीं देगा तुम्हें। साइज ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस शुड बी लार्जर देन द वेवलेंथ ऑफ द साउंड, ठीक है। पहले तो ये दो में तुम्हें कंफ्यूजन लग रहा है, किन दो में, ये वाला एंड ये वाला और ये वाला, ये तो ये तीन हिट कर रहे हैं। कैसे हिट कर रहे हैं, पहली बात तो क्या लिखा, साउंड शुड बी रिफ्लेक्टेड बैक विद इन 0.1 सेकेंड। देखो दो साउंड के बीच में गैप 0.1 सेकेंड होना चाहिए। तो वही यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि इससे कम टाइम, यानी कि शुड नॉट बी रिफ्लेक्टेड लिखा हुआ है, शुड बी रिफ्लेक्टेड होना चाहिए।
शुड नॉट बी रिफ्लेक्टेड बैक विद इन 0.1 सेकेंड। अगर 0.1 से पहले आ जाएगा तो हमें नहीं सुनाई देगा, तो डेफिनेटली शुड नॉट बी रिफ्लेक्टेड बैक विद इन 0.1 सेकेंड। ये सही है कि साउंड पलट के 0.1 सेकेंड से पहले नहीं आना चाहिए, 0.1 सेकेंड के बाद में ही आना चाहिए। अगर 0.1 सेकेंड से पहले आया जा रहा है, मतलब साउंड इतना तेज है, इतनी जल्दी जल्दी वापस आ रहा है, तो हमें इको नहीं सुनाई देगा, हमें इको नहीं सुनाई देगा। ठीक है, एक तो ये है। और दूसरा देखो क्या दिया हुआ है, साइज ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस शुड बी लार्जर देन द वेवलेंथ ऑफ द साउंड। अब देखो, जैसे एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, अगर ये साउंड का जो वेवलेंथ है इससे अगर छोटी होगी तभी तो रिफ्लेक्ट होकर आएगा वापस, तभी तो रिफ्लेक्ट होगा। वरना अगर ये बिल्कुल ही रिफ्लेक्टिंग पॉइंट बिल्कुल जैसे एक पेन रखा हुआ है तुमने, आप क्या सोचने मालूम है, आप बोल रहे हो पेन की विड्थ इतनी कम है कि इसकी रिफ्लेक्ट होगा कैसे, वेवलेंथ साउंड की इतनी छोटी हो कि टकरा के वापस है, पता है वेवलेंथ ही बड़ी है तो टकरा के वापस ही नहीं आ पाएगा, टकरा कर वापस ही नहीं आ पाएगा। तो टकरा के वापस आने के लिए भी एक विद होनी चाहिए ना हमारे पास, एक विद होनी चाहिए। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ कि द साइज ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस शुड बी लार्जर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस शुड बी लार्जर देन द वेवलेंथ साउंड, यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस बड़ी होनी चाहिए। और सेकेंड पॉइंट क्या लिखा था, द साइज ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस शुड बी स्मॉलर। स्मॉलर होगा तो कहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, स्मॉलर होगा तो रिफ्लेक्ट ही नहीं हो पाएगा, है ना। तो स्मॉलर नहीं होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। अब दूसरा वाला क्या था, अब देखो एक 0.1 सेकेंड में अभी भी कंफ्यूजन है, ठीक है ना, ये समझ में आ गया, बाकी समझ में आ गया। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या, स्मॉलर नहीं होना चाहिए, स्मॉलर होगा तो वेवलेंथ इधर उधर से निकल जाएंगी, साउंड वेव इधर से निकल जाएंगी, साइड से निकल जाएंगी, अगर बिल्कुल स्मॉल है रिफ्लेक्टिंग, तो ये तो नहीं होना चाहिए। तो सेकेंड वाला भी एलिमिनेट कर दिया। अब 0.1 सेकेंड और ये वाले में थोड़ा सा है कंफ्यूजन, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि 0.1 सेकेंड भी सही है, ये तो सही है बिल्कुल कि सरफेस चौड़ा होना चाहिए और वेवलेंथ उससे कम होनी चाहिए। चलो ये तो क्लियर है। अब देखो थर्ड वाला पॉइंट देखो, 0.1 सेकेंड का में क्या कंफ्यूजन हो रही है, क्योंकि हाँ इको के लिए एक क्लियर वॉइस सुनने के लिए, क्लियर साउंड सुनने के लिए टाइम का गैप भी जरूरी है। लेकिन टाइम का गैप कैसे, क्या बोल रहे हैं देखो, साउंड शुड नॉट बी रिफ्लेक्टेड बैक विद इन 0.1 सेकेंड नहीं, दोनों मिलाकर 0.1 सेकेंड से ज्यादा होना चाहिए, दोनों मिलाकर, मतलब साउंड गया और वापस आया, है ना। जाने और आने में ट्रैवलिंग में कितना टाइम होना चाहिए, 0.1, मतलब जब हम तुमने बोला फिर साउंड गया और वापस आया। यहाँ पे क्या कह रहा है, ओनली बैक के लिए 0.1 सेकेंड कह रहा है, क्या कह रहा है, ये ओनली बैक के लिए 0.1, ओनली बैक के लिए नहीं, आने जाना दोनों मिलाकर 0.1 सेकेंड होना चाहिए, आने जाने दो। हाँ, जैसे साउंड तुमने यहाँ से बोला तो ये गया वापस आया, तो कितनी देर में जाकर वापस आ जाए, 0.1 सेकेंड से ऊपर ही होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। चाहे वो खाली जाने का हो तो भी नहीं ना सर, नहीं जाने का नहीं, जाकर आके मिलाकर जो टाइमिंग है हाँ, वो 0.1 सेकेंड होना चाहिए और डिस्टेंस 17 मीटर से ऊपर होना चाहिए। मतलब डिस्टेंस का तो खैर अलग अलग मसला है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि कहाँ पर तुम बोल रहे हो। एयर में बोल रहे हो तो एयर में स्पीड होती है 340 मीटर पर सेकेंड, तो एयर में 17 मीटर ये डिस्टेंस होना चाहिए इन एयर, 17 मीटर अप्रॉक्सीमेटली। वेलोसिटी वाला फॉर्मूला लगाओगे 2d/t, जब t में 0.1 सेकेंड लिखोगे, क्योंकि जाकर आने के लिए टाइमिंग कितना होना चाहिए, 0.1 सेकेंड, ठीक है। तभी वो दो साउंड के बीच का गैप 0.1 सेकेंड होना जरूरी, मतलब हमने बोला अब बोल के वापस आए तो 0.1 सेकेंड, अगर उससे कम में वापस आ गया तो इसे हम लोग जैसे रूम में बात कर रहे हैं, रूम की दीवारें बिल्कुल पास में 17 मीटर में नहीं है, समझो 3 मीटर में है, 3 मीटर में होंगे तो बहुत जल्दी साउंड हमारा वापस आया जा रहा है, जैसे 3 मीटर में हिट किया साउंड और हम यहाँ पर बैठे हैं, ठीक है ना। और 3 मीटर में अब सोचो सर ये आवाज़ कहाँ जा रही है, तो आवाज़ वापस आ रही है लेकिन इतने कम टाइम में वापस आई जा रही है, 0.01 सेकेंड में आई जा रही है। तो हमें सुनाई, हमारे बायोलॉजी कान एयर इतने वो नहीं है, प्रिसाइज नहीं है कि उतना कम टाइम पे दो आवाज़ को पहचान ले, ह्यूमन एयर की बात करें तो, ठीक है ना। तो 0.1 सेकेंड गैप होना ज़रूरी है। तो ये तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन के लिए दिया था, तो बच्चे में कन्फ्यूज हो जाते हैं। ये तो क्लियर समझ में आ रहा था कि लार्जर होना ज़रूरी है रिफ्लेक्टिंग पॉइंट। देखो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है ना। लिखा हुआ है लाउडनेस पेंडुलम ABCD आर टाइड टू ए फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग, थोड़ा ऐसे करके
फ्लेक्सिबल हो रहा है, ऐसा अप डाउन इस तरह हो रहा है। पी क्यू आर एट रेस्ट, पेंडुलम सी इज डिस्टर्ब, पेंडुलम सी को हमने डिस्टर्ब कर दिया। विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। देखो अगर इस सारे पेंडुलम के देखोगे ना तो कुछ खास एक पैटर्न में दिख रहे हैं कि ए की बी की लेंथ कुछ और है, डी की लेंथ कुछ और ए है, और डी सेम है, ए और डी की लेंथ सेम लग रही है और सी की कुछ और है। तो जहाँ पे लेंथ सेम आई ना वहाँ पर आप थोड़ा सा एक एक्टिव हो जाना कि लेंथ सेम से कुछ मतलब है क्या। हाँ, एक हमारे पास पेंडुलम का फॉर्मूला है फ्रिक्वेंसी का, एक फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला है, देखो 1/L √T, टी फॉर टेंशन हो गया, एंड m मास ऑफ द पेंडुलम हो गया या स्ट्रिंग हो गई, ठीक है ना। एक तो ये एक फॉर्मूला है, दूसरा एक और कॉन्सेप्ट है लेंथ सेम होने पर। लेंथ सेम होने पर एक कॉन्सेप्ट है तुम्हारा रेजोनेंस का। क्या है? रेजोनेंस का। तो रेजोनेंस का मतलब हाई एम्पलीट्यूड, जहां पर भी वर्ड आ जाए क्या, रेजोनेंस, ये सब लिखा करो। रेजोनेंस मतलब हाई एम्पलीट्यूड, ये वर्ड है ना, क्लिक करना चाहिए माइंड में। क्या हाई स्पेलिंग लिख रहे हैं, मतलब हाई एम्पलीट्यूड का मतलब हाई लाउडनेस है ना, लाउडनेस। एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है? लाउडनेस, है ना, तेज आवाज। तो यहाँ पे क्या ट्रू है, देखो ओनली पेंडुलम सी विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि जब तुम इसको खींचोगे तो क्योंकि ये फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग है, तो ये फ्लेक्सिबल है, सभी कुछ ना कुछ मूव करने लगेंगे अगर सी को डिस्टर्ब, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग है ना। अगर तुमने इसको ऐसे खींचा, स्ट्रिंग में टंगे है ना, हाँ वो फ्लेक्सिबल है। इसको अगर ऐसे कुछ भी छेड़ा तो बाकी सब भी कुछ ना कुछ वाइब्रेट करने लगेंगे, ठीक है ना, हिलने डुलने लगेंगे। पेंडुलम ए बी डी भी वाइब्रेट करने लगेंगे, हाँ ये करने लगेंगे। अगर सी को तुमने छेड़ा तो तीनों करने लगेंगे, बाकी भी। बट ए एंड डी विल वाइब्रेट विद मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड या हाई एम्पलीट्यूड। क्यों? क्योंकि देखो ये ट्रू हो सकता है क्योंकि ए और डी की बात हो रही है, ए और डी सेम लेंथ के हैं। जब हाँ इक्वल लेंथ होती हैं तो उनकी फ्रिक्वेंसी की बाकी तो आइडेंटिकल है ना, स्ट्रिंग सेम है, लेंथ भी इक्वल हो गई। जब लेंथ इक्वल हो गई मतलब इसका मतलब यहाँ पे इनकी जो फ्रिक्वेंसी है ना मैच कर जाएंगी। अगर आइडेंटिकल हो गया, सेम जैसा हो गया, आइडेंटिकल या आइडेंटिकल है, सेम लेंथ है, सेम टाइप की स्ट्रिंग है, तो जब फ्रिक्वेंसी दोनों की सेम है तो सेम फ्रिक्वेंसी क्या क्रिएट करती है? रेजोनेंस क्रिएट करने लगती है। रेजोनेंस का मतलब है मैक्सिमम या हाई एम्पलीट्यूड। देखो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, ठीक है ना, तो ये सही हो सकता है, सही है। पेंडुलम ए बी डी विल ऑल्सो स्टार्ट वाइब्रेटिंग, ये भी ट्रू हो रहा है। वाइब्रेशन ऑफ पेंडुलम सी आर फोर्स वाइब्रेशन, यस ट्रू, फोर्स वाइब्रेशन, फोर्स वाइब्रेट, तो ये क्या क्योंकि सर जब ट्रू है? करेंगे तभी तो वो वाइब्रेट होगा ना, जब फोर्स लगेगा। फोर्स वाइब्रेशन देखो यहाँ पर क्या, फोर्स वाइब्रेशन नहीं, सी को सिर्फ डिस्टर्ब किया है हमने, ये फ्री वाइब्रेशन ही हो रहा है। बाद में धीरे धीरे क्या हो जाएगा? क्यों? डैम्ड में चला जाएगा, डैम वाइब्रेशन हो जाएगा, धीरे धीरे बंद हो जाएगा। अच्छा, वाइब्रेशन धीरे धीरे क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा, ठीक है ना। फोर्स वाइब्रेशन। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाई डज द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी कंटिन्यूअसली डिक्रीज ड्यूरिंग द डैम वाइब्रेशन? व्हाई डज द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी कंटिन्यूअसली डिक्रीज ड्यूरिंग द डैम वाइब्रेशन? देखो डैम वाइब्रेशन क्या होता है, धीरे 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 वाइब्रेशन कम होता जाता है, धीरे 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 वाइब्रेशन कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि एनर्जी लॉस होती जाती है, टाइम के साथ में एनर्जी क्या होती जाती है? लॉस होती जाती है, इसलिए वो डैम वाइब्रेशन बन जाते हैं। पहले आपने स्ट्रिंग हिलाया तो धीरे 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 कम होता है। क्यों? क्योंकि एनर्जी कम होती जा रही है, एनर्जी क्या होती जा रही है? कम एनर्जी। एटमॉस्फेयर में बाहर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो एनर्जी इसमें ट्रांसफॉर्म होती जाती है, हीट में ट्रांसफॉर्म होगी, ये अपनी एनर्जी कुछ एयर को देगा, है ना। तो एनर्जी क्या होती है? ट्रांसफॉर्म होती जाती है, एनर्जी कम होती जाती है, देखो एनर्जी लॉस होती जाती है। तो कैसे कोई आंसर दे कि बॉडी कंटिन्यूसली लॉसेस इट्स एनर्जी ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स बाय द सराउंडिंग मीडियम। सराउंडिंग मीडियम में चारों तरफ फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, एयर होगी, कुछ लगेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स भी कुछ एनर्जी खाएगा तुम्हारी, तो वो धीरे 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 कम होती जाती है और डैम वाइब्रेशन बन जाता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फ्री वाइब्रेशन एट ए ऑफ ए बॉडी? फ्री वाइब्रेशन मतलब देखो, फ्री वाइब्रेशन आर द पीरियोडिक वाइब्रेशन ऑफ ए बॉडी इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स। मतलब फ्री वाइब्रेशन अलग है, फोर्स वाइब्रेशन अलग है। फ्री वाइब्रेशन मतलब विदाउट फोर्स जो चीज़ चलती जा रही है, जो चीज़ चल रही है कंटिन्यू चलती आ रही है। जैसे कोई अगर वैक्यूम में है, अगर वैक्यूम है या ग्रेविटी नहीं है, वैक्यूम है या ग्रेविटी नहीं है, तो कोई चीज़ अगर मूव कर रही तो वो मूव होती ही रहेगी हमेशा, वो होती है फ्री,
वाइब्रेशन फ्री है, तो मतलब नॉन फोर्स स्टॉप है, नॉन ही स्टॉप है नहीं और स्टॉप होगी नहीं जब तक आपने फोर्स नहीं लगाया। तो एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, कोई बॉडी वाइब्रेट होती जा रही है उसे बोलेंगे फ्री वाइब्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखा फॉर द ये नेक्स्ट व्हाट डू अंडरस्टैंड, ये हो गया। नेक्स्ट, ए वायर ऑफ लेंथ 80 सेंटीमीटर हैज द फ्रीक्वेंसी 256 हर्ट्ज। तो न्यूमेरिकल दिया हुआ है, न्यूमेरिकल में हमारा करने का तरीका क्या है, हम लोग क्या करेंगे, पहले डेटा को कॉपी कर लेंगे। क्या दिया हुआ है कि कोई एक वायर है, उसकी लेंथ कितनी है 80 सेंटीमीटर है और उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है 256 हर्ट्ज। हर्ट्ज है। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ सिमिलर वायर, सिमिलर वायर की लेंथ मतलब एल, ये 1 है F1 है, तो L2 का हमें लेंथ चेक करना है कि अगर कोई दूसरा वायर है सिमिलर which will have frequency जिसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है 1024, जिसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है 1024 1024। कह रहा है कि बताओ, सुन लो फिर से सुन लो। ए वायर लेंथ ऑफ 80 सेंटीमीटर हैज ए फ्रिक्वेंसी ऑफ 256 हर्ट्ज, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ सिमिलर वायर। कह रहे उसी वायर की हाँ वही जो वायर है उसी वायर की अगर फ्रिक्वेंसी 1024 होती तो उसकी लेंथ कितनी होती। क्यों, इसका मतलब फ्रिक्वेंसी लेंथ में कोई रिलेशन है क्या, लेंथ बढ़ाने से फ्रिक्वेंसी कम ज़्यादा हो सकती है क्या। तो हमारे पास फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला है क्या, 1/L/√T/m। टेंशन और वायर तो वही है, सेम टू सेम है, ठीक है ना, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। फर्क क्या आ रहा है, सिर्फ लेंथ का फर्क क्या आ रहा है, लेंथ का, बाकी सब सिमिलर है। बाकी क्या है, ये सिमिलर है दोनों में, ये दोनों में ही सिमिलर है। यानी फ्रिक्वेंसी है, फ्रिक्वेंसी की भी ऐसे बनाओ ऐसे करके, तो फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू 1/L यानी V1 L1। तो फ्रिक्वेंसी 1 L1 इनवर्स रिलेशन है, तो L1 इधर आ जाएगा इज इक्वल टू फ्रिक्वेंसी 2 और L2 इधर आ जाएगा। ये समझे नहीं समझ पा रहे हो। देखो अगर कोई फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले में इनवर्स रिलेशन होता है, तो अगर हमें कंपैरिजन करना होता है, फ्रिक्वेंसी से कंपैरिजन करना होता है, समझो फ्रिक्वेंसी 1/फ्रिक्वेंसी 2 इज इक्वल टू फ्रिक्वेंसी 1/फ्रिक्वेंसी 2 इज इक्वल टू, हमें किससे कंपेयर करना है, लेंथ से। फ्रिक्वेंसी और लेंथ में क्या रिलेशन है, इनवर्स। तो जब दूसरी तरफ लिखोगे रेशियो के लिए तो नीचे लिखोगे L1 नीचे लिखो, क्यों, फ्रिक्वेंसी 1 में लेंथ में क्या रिलेशन है, इनवर्स। अगर यहाँ फ्रिक्वेंसी 1 ऊपर है तो यहाँ पे लेंथ 1 कहाँ होनी चाहिए, नीचे होनी चाहिए। यहाँ फ्रिक्वेंसी 2 ऊपर है तो ऊपर क्या होना, लेंथ 2 ऊपर होनी चाहिए। बाकी सबको एलिमिनेट कर दे कि बाकी सब सेम था, तो वो TM/TM कट जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। पूरा फॉर्मूले को तुम रेशियो में लिखोगे, कभी भी कंपैरिजन करना होता है तो अपॉन करके करना होता है, ऐसे करके, क्योंकि तुम्हें क्या करना है, कंपैरिजन करना है। अगर लेंथ इतनी है तो फ्रिक्वेंसी इतनी है, तो अगर फ्रिक्वेंसी इतनी है तो लेंथ बताओ कितनी हो जाएगी। तो कंपैरिजन ही है ना ये, एक तरीके से ये क्या है, एक तरीके से कंपैरिजन है। तो हमने वही फॉर्मूला लगाया, फ्रिक्वेंसी 1/फ्रिक्वेंसी 2 इज इक्वल टू फ्रिक्वेंसी 1 में लेंथ, फ्रिक्वेंसी और लेंथ में क्या रिलेशन था, इनवर्स रिलेशन था। फ्रिक्वेंसी 1 ऊपर लिखा तो लेंथ 1 नीचे लिखोगे इस तरफ, फ्रिक्वेंसी 2 ऊपर, यहाँ लिखा लेंथ 2। बाकी सब TM क्यों नहीं लिखा अंडर, क्योंकि सिमिलर वायर है, ये टेंशन वेंशन सब कुछ सेम है, टेंशन वेंशन सब कुछ क्या है, सेम है। तो उसके लिए पूरा फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि TM सेम है तो कट जाएगा बाद में। तो कुल मिला के जो अगर कोई चीज़ सेम होती है, बाकी वेरिएबल सेम होते हैं दोनों में, वो वायर थे जो 2 वायर थे T और M दोनों में क्या था, सेम था, मास पर यूनिट लेंथ। जो 1 मीटर में जितना मास है वही 1 मीटर में इतना मास यहाँ पर भी है, ऐसे सोचो। तो वो दोनों सेम था, टेंशन भी सेम थी। तो जब तुम अपॉन में लिखोगे तो वो रिड्यूस हो जाएगा, पूरा फॉर्मूला लिखोगे तो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो समझ गए ना, देखो भाई हमने क्या फ्रिक्वेंसी 1 का फॉर्मूला लिखा है, इसे 1/L1/T/m अपॉन फ्रिक्वेंसी 2 इज इक्वल टू 1/L2, बात समझना, √T/m। ये दोनों सेम ने कट गया। अब V1/V2 1/L1 1/L2 ऊपर जाकर रेसिप्रोकल नहीं हो जाएगा, ये तो L2 ऊपर पहुंच जाएगा। तो ऐसे फॉर्मूले दिखा सकते हो अगर बाकी चीज़ें सेम है। अब क्या करना है, 80 सेंटीमीटर, अब इसको मीटर बदलने की जरूरत है क्या, जरूरत नहीं है, क्योंकि सेंटीमीटर इधर भी है, L2 भी सेंटीमीटर में आ जाएगा, ये तो हर्ट्ज है ना, वो कोई दिक्कत नहीं, हर्ट्ज है ना, रिड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पे मीटर बदलने की जरूरत नहीं है, साइज यूनिट बदलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर्ट्ज कैंसिल हो रहा है ना, फ्रिक्वेंसी में हर्ट्ज क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो कोई भी ऐसा कुछ हो नहीं रहा है कि इससे कि कॉन्फ्लिक्ट हो, ठीक है ना, ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं होंगी, यूनिट कॉन्फ्लिक्ट नहीं होंगी। तो फ्रिक्वेंसी 1/फ्रिक्वेंसी 2 यानी कि फ्रिक्वेंसी क्या है 256/1224 इज इक्वल टू L1 कितना है 80 सेंटीमीटर और L2 कितना है नहीं पता, ठीक है। तो हर सर्च कट गया ना,
आंसर जो भी L2 का आ जाएगा तो 1 2 फिर 1 2 4 था, 4 हो गया, 4 इधर आ जाएगा, L2 इधर आ जाएगा, L2 ऊपर आ जाएगा, 4 इधर मल्टीप्लाई होगा, 4 इंटू 80 कितना हो गया 320 सेंटीमीटर। एक मिनट, L2 बाई L1 था, सॉरी L2 बाई L1 था, तो 256 बाई 1024 इज इक्वल टू L2 हमें नहीं पता, L1 हमें मालूम है, L1 मैंने L1 80 था, है ना, इसलिए वो गलत आ रहा था। 80 इधर ला के मल्टीप्लाई करा दो, 80 को इधर ला के मल्टीप्लाई करा दो इंटू 80, तो जो भी आ जाएगा L2 आ जाएगा। हर यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, है ना, और यहाँ सेंटीमीटर बचेगा, सेंटीमीटर में आंसर आ जाएगा। 256 हर्ट्ज, 1025 हर्ट्ज कैंसिल हो गया ना, एक यूनिट कैंसिल हो गई, बचा क्या ओनली 256 अपॉन 1024 इंटू 80 सेंटीमीटर बचा, तो आंसर किसमें आएगा पूरा का पूरा सेंटीमीटर में। कॉमन सेंस है कि नहीं? तो ये सब एक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है यूनिट का, कि कहाँ पे यूनिट कन्वर्जन करना है, कहाँ पे नहीं करना है। मीटर बदल भी दे, कुछ नहीं जा रहा है तुम्हारा, बदल भी दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए फ्रीली सस्पेंडेड पेंडुलम इन एयर इज डिस्टर्ब वंस एंड लेफ्ट टू ऑस्किलेट ऑन इट्स ओन, मतलब एक बार डिस्टर्ब किया, मतलब इस तरह खींचा और ये ऊपर नीचे नहीं, रबड़, अगर आप कोई रबड़ ले लो, रबड़ कुछ लटका दो इलास्टिक में, कोई वेट या बॉल ऐसे खींचोगे तो क्या होगा, बॉल ऐसे होने लगेगी, नहीं होने लगेगी, वाइब्रेट करने लगेगी। नेम द टाइप ऑफ वाइब्रेशन, स्टेट वन वे टू डिक्रीज द फ्रिक्वेंसी ऑफ दिस, वाइब्रेशन। वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, स्लो होने लगेगा ना, धीरे धीरे क्या होने लगेगा, हाँ वो डैम्ड वाइब्रेशन में हो जाएगा। 12 का देखो, ये देखो कौन सा वाइब्रेशन है, डैम्ड वाइब्रेशन है। फिर इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ पेंडुलम, कह रहे फ्रिक्वेंसी का, हाँ फ्रिक्वेंसी कब डिक्रीज होगी भाई, फ्रिक्वेंसी और लेंथ में कौन सा रिलेशन है भाई, ये फ्रिक्वेंसी है, ठीक है ना, फ्रिक्वेंसी है, इनवर्स है, मतलब लेंथ बढ़ाएंगे तो फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यही पूछ रहा था, स्टेट वन वे टू डिक्रीज द फ्रिक्वेंसी ऑफ दिस वाइब्रेशन, मतलब लेंथ बढ़ा दोगे तो फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगा। हाँ फॉर्मूला लिखा तो बहुत ही ज़बरदस्त बात हो जाएगी, फॉर्मूला लिख दिया तो ठीक है, लेंथ बढ़ा देंगे तो फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यही पूछ रहा है कि फ्रिक्वेंसी कम करने का तरीका बताओ कोई, ये एक तरीका है या फिर और भी तरीका। टेंशन और फ्रिक्वेंसी में क्या रिलेशन है, डायरेक्ट, टेंशन भी ऊपर फ्रिक्वेंसी भी ऊपर है ना, मतलब टेंशन कम कर दोगे तो फ्रिक्वेंसी भी कम हो जाएगी। हाँ ये भी तो कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। सबसे बढ़िया सर ये फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूले में सब सारी चीज़ें बता रहे हैं। टेंशन फ्रिक्वेंसी में डायरेक्ट है, टेंशन बढ़ाओ फ्रिक्वेंसी बढ़ जाएगी, टेंशन कम फ्रिक्वेंसी कम, टेंशन और लेंथ और फ्रिक्वेंसी में क्या इन्वर्स रिलेशन है, ठीक है, फ्रिक्वेंसी लेंथ बढ़ाओगे फ्रिक्वेंसी कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो कुछ भी वे, वन वे पूछा था तो हमने लेंथ वाला दे दिया था, एक वे किसका दे दिया था, लेंथ से दे दिया था, तो कोई भी टेंशन भी दे सकते हो। नेक्स्ट है देखो, ड्रॉ ए ग्राफ बिटवीन डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन एंड टाइम फॉर ए बॉडी एग्जीक्यूटिंग द फ्री वाइब्रेशन इन ए वैक्यूम। देखो वैक्यूम में फ्री वाइब्रेशन पॉसिबल है, क्यों, क्योंकि एक्सटर्नल सराउंडिंग में कुछ फ्रिक्शन जैसा कुछ होता नहीं ना, कि उसको धीरे धीरे कम करे। तो इस तरह बना देना, ये कमी नहीं हो रहा, चलता ही आ रहा है। देखो यहाँ पे ये डैम्ड वाला मैंने बनाया था, तो डैम में क्या कम होता जा रहा है, फ्री के लिए कैसे बनाओगे, ऐसे बनाते जाओगे, हर जगह एम्पलीट्यूड सेम है, नॉन स्टॉप, हाँ नॉन स्टॉप, हर जगह एम्पलीट्यूड सेम है। 14 देखो, ये सब एग्जाम में आते हैं। ए साउंड वेव ट्रैवलिंग इन वाटर हैज वेवलेंथ ऑफ 0.4 मीटर। तो वेवलेंथ कितनी दी गई है, 0.4 मीटर दी गई है। और वेलोसिटी दी गई है। ए साउंड वेव ट्रैवलिंग इन वाटर हैव, इज दिस वेव ऑडिबल इन एयर, एयर में पॉसिबल है सुनना, ठीक है पहले देखते हैं। द स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर दिस, तो फ्रिक्वेंसी पहले चेक कर लेते हैं इसकी, स्पीड तुम्हें दी गई है 14, क्योंकि फ्रिक्वेंसी हमें कहाँ से कहाँ तक सुन सकते हैं, 20 हर्ट्ज से 20K हर्ट्ज, मतलब 20K मतलब 20,000, हाँ 20,000 हर्ट्ज, ये ह्यूमन एयर सुन सकता है एयर में, ठीक है ना। तो 14 मीटर पर सेकेंड दिया गया, तो फ्रिक्वेंसी निकाल लो, फ्रिक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होगी, ठीक है ना। फ्रिक्वेंसी निकाल लेंगे तो फॉर्मूला क्या, वेलोसिटी इज इक्वल टू लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी, 1400 इज इक्वल लैम्डा है 0.4 मीटर इंटू फ्रिक्वेंसी 0.4 नीचे लिया हो, 1400 0.4 डिवाइड बाय इज इक्वल टू फ्रिक्वेंसी,
तो एक से 14,000 हो गया, तो बाद में 4 से क्या करो, रिड्यूस कर दो। 4 से रिड्यूस करो, कितना आंसर आ जाएगा देख लो। मैं कैलकुलेटर से कर लेता हूँ क्योंकि टाइम बचाना है। डिवाइड बाई 4, 33,500 हर्ट्ज आ रहा है, तो ये तो पॉसिबल है। 3500 हर्ट्ज आ रहा है, ये क्या है, पॉसिबल है, ठीक है। तो सिंस फ्रिक्वेंसी ऑफ ए साउंड विल रिमेन दिस, और हमें सुनने के लिए 20 से 20,000, 20K का मतलब, K का मतलब होता है 3 0, K का मतलब, तो ऐसी छोटी चीज़ें नोट कर लिया करो भाई। नोट करने में क्या ही जा रहा है तुम्हारा। K मतलब किलो होता है एक्चुअली में, 3 0 लगाना है, मतलब 1000 होता है, कुल मिला के 3 0 लगाना होता है। 20K, K क्या जीरो क्या के 3 से 4 0 वाले 20,000 हो जाएगा। तो ये ऑडिबल है, तो ये ऑडिबल है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अब तक के हम लोग को मिले हैं, काफ़ी लॉजिकल क्वेश्चन मिले हैं हम लोगों को, काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग को सीखने को मिली हैं। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ, एक डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्टेंस दिया हुआ है। ऑफ ग्राफ टू साउंड वेव ए एंड बी ट्रैवलिंग, ये वाले क्वेश्चन मैंने बहुत कराए, तो भाई देख लेना यार, ये वाला करा चुके हैं पहले ही। एम्पलीट्यूड और उसका रेशियो, ए और बी का रेशियो देख लेना, ये पहले मैं करा चुका हूँ पहले वाले लेक्चर्स में। तो रिपीट करने का फ़ायदा क्या, लेक्चर लंबा ही होगा फिर। The human ear can detect continuous sound in the frequency range from this to this. Assuming the speed of sound is this, for all frequencies calculate the wavelength. wavelength निकालने सारी चीज़ें दी गई हैं ना तुम्हें, सारी चीज़ें में तुम्हें क्या दी गई हैं, ठीक है ना। स्ट्रीम फ्रिक्वेंसीज के निकाल लेना, 20,000 से निकाल लेना। समझो 20,000 फ्रिक्वेंसी दी है और तुम्हें 330 मीटर पर वेलोसिटी दी गई, फॉर्मूला यही वाला मार लेना, ये वाला निकाल लेना तुम, वेवलेंथ कितना आ रहा है। स्ट्रीम दी गई, स्ट्रीम का मतलब हाईएस्ट, ओके, स्ट्रीम का मतलब ऐसे हाईएस्ट वाला लेना, मैक्सिमम दी गई होती कहीं में है, मैक्सिमम दी गई है, हाँ, तो हाईएस्ट 20,000 वाला ले लेना। और मिनिमम दी गई होगी तो सर 20 ले लेंगे। और तुम्हें रेंज निकालनी है, रेंज मतलब मिनिमम भी निकालना है, मैक्सिमम भी निकालना है। 20 भी एक बार 20 वाले से करना, और एक बार 20,000। तुम्हें क्या निकालना है, क्योंकि ऑडिबल रेंज, और ऑडिबल रेंज 20 से 20,000 तक होता है। तो तुम्हें पूछ क्या रहा है कि 20,000 से बताओ कितनी वेवलेंथ आ रही है, और 20,000 फ्रिक्वेंसी से बताओ कितनी वेवलेंथ आ रही है। तो जिस तरीके से हमें फ्रिक्वेंसी मालूम पड़ा कि यहाँ से यहाँ तक में सुन सकते हैं हम लोग इस फ्रिक्वेंसी से, इसी तरह हमें क्या मालूम पड़ जाएगा, वेवलेंथ भी मालूम पड़ जाएगा। 20 हर्ट्ज इंटू 330 डिवाइड बाई 20 से निकाल लेना वेवलेंथ कितनी आ रही है, 20,000 वाले से भी निकाल लेना वेवलेंथ कितनी आ रही है। तो वेवलेंथ की भी रेंज तुम्हें मालूम पड़ जाएगी, इस वेवलेंथ से लेकर इस वेवलेंथ तक में हम लोग सुन सकते हैं इन एयर, ठीक है ना, समझ गए ना। तो एक बार फ्रिक्वेंसी क्या लेना, 20 हर्ट्ज ले लेना, और एक बार वहाँ आकर डिवाइड करा देना, और एक बार 20,000 ले लेना एक बाजू में क्वेश्चन बनाकर। तो इस तरीके से कर सकते हैं। तो काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन आ रहे हैं। एंड enemy प्लेन इज एट डिस्टेंस ऑफ दिस मच किलोमीटर फ्रॉम ए रडार इन इन हाउ मच टाइम द रडार विल एबल टू डिटेक्ट द प्लांट। देखो भाई तुम्हें डिस्टेंस दिया हुआ है, हाँ, कभी राडार है या फिर इको है, मतलब 2 बार डिस्टेंस कवर करेगा ना, जाएगा टकरा के वापस आएगा। हमें पता करना है, हमें डिटेक्शन चाहिए, हमें क्या चाहिए, हम डिटेक्टिव हमें डिटेक्शन चाहिए। तो डिटेक्ट करने के लिए एक बार साउंड भेजा ऊपर, वापस नीचे आया, तो भाई क्या ही बोले इसको, बताओ, है ना। डिस्टेंस तुम्हें दिया हुआ है 300 किलोमीटर, और टाइम पूछ रहा है बताओ, और वेलोसिटी तुम्हें दिया गया है, उस साउंड की वेलोसिटी, जो रेडियो वेव की वेलोसिटी दी गई है 3 इंटू 10 की पावर 8 दिया गया है। सब किलोमीटर को मीटर में चेंज, मीटर पर सेकंड दिया गया, तो यहाँ पर किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में बदलना जरूरी, क्योंकि क्लैश कर रहा है। देखो किलोमीटर मीटर पहले क्लैश नहीं कर रहा था, एक तरफ हर्ट्ज था एक तरफ सेंटीमीटर था, ये अलग है कुछ, ये कुछ अलग है, ये लेंथ की यूनिट है, ये तो फ्रिक्वेंसी है ना, नंबर्स की यूनिट है। तो ये दोनों क्लैश नहीं कर रहे थे, यहाँ पे दोनों ही डिस्टेंस है ना, किलोमीटर भी अपने आप में एक डिस्टेंस के लिए, मीटर भी अपने आप में एक डिस्टेंस के लिए क्लैश कर जाएंगे। तो इसको है ना मीटर बदलना ज़रूरी है, तो 300 इंटू 1000 कर देना। कैसे क्या, ये सब लेक्चर हमने दिए हुए मेजरमेंट में बहुत ही आसान तरीके से समझाया कि कितनी भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड यूनिट कन्वर्जन हो तो आप इजीली कैसे कर सकते हो विद इन ए सेकेंड। तो बस 2D वाला 2D/T वाला फॉर्मूला लगा लेना, और टी को इधर भेजना, वेलोसिटी इधर भेजना, टी निकाल लेना, तो ईजी यार, ठीक है ना। सर्टेन साउंड हैज द फ्रिक्वेंसी ऑफ दिस वेवलेंथ दिस, कैलकुलेट स्पीड निकाल लेना, क्या ही जा रहा है आपका, है ना। व्हाट डिफरेंस बिटवीन फेल्ट बाय लिसनर बिटवीन द अबव साउंड एंड अनदर साउंड ट्रैवलिंग द सेम स्पीड बट ऑफ वेवलेंथ 2.6 मीटर, ठीक है ना। अब क्या करना है मालूम है तुम्हें,
अगले वाले में तुम्हें साउंड की स्पीड मालूम पड़ गई। तुम्हें क्या मालूम पड़ गई? पिछले Sound वाले की क्वेश्चन से साउंड की स्पीड मालूम पड़ गई। अब अगले क्वेश्चन में वेवलेंथ दिया गया है तो फ्रिक्वेंसी निकालना पड़ेगा। फ्रिक्वेंसी अगर ज़्यादा आ गई तो तुम बोलोगे क्या कि पिच है ना ज़्यादा हो गई है, वेवलेंथ दी गई है, स्पीड ऑफ साउंड हमें पता चल गया पहले ही। तो अब अगर इस वेवलेंथ से हम सुन रहे हैं तो हम क्या निकाल लेंगे? फ्रिक्वेंसी से निकाल लेंगे। फ्रिक्वेंसी से निकालना पड़ेगा तभी हमें डिफरेंस पता चलेगा। देखो हमने दो टाइप से क्वेश्चन दिए हैं। पहले में डिटेल क्या दी गई है? पहले में डिटेल दी गई है फ्रिक्वेंसीज और वेवलेंथ दी गई है। तो फ्रिक्वेंसीज कितनी है? 256 और वेवलेंथ 1.3 मीटर। फ्रिक्वेंसीज 256 हर्ट्ज और वेवलेंथ दी गई है 1.3 मीटर। तो इससे क्या मालूम पड़ेगा? इससे साउंड की स्पीड मालूम पड़ जाएगी क्योंकि स्पीड पूछ भी रहा है। खैर स्पीड तो 256 हर्ट्ज है और ये 1.3 मीटर है। तो हर्ट्ज और मीटर है तो तुम्हारा ये आंसर जो आएगा मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। हर्ट्ज मतलब ठीक है ना। तो फ्रिक्वेंसी इंटू ये कर लिया 256 इंटू 1.3 कितना आ गया? देख लो वेलोसिटी कितनी है हमारी। 332.8 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि हर्ट्ज का मतलब मालूम क्या होता है? 1/सेकेंड होता है। भाई फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? 1/t होता है कि नहीं होता है? तो देखो 1.3 मीटर, देखो मीटर ऊपर आ गया, अपॉन सेकेंड, क्योंकि हर्ट्ज का मतलब होता है अपॉन सेकेंड। अपॉन सेकेंड आया, यही तो स्पीड होता है। स्पीड यूनिट यही तो होती है। तो खेल समझो जरा यूनिट का भी। तो वेलोसिटी आ गया। अब क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है व्हाट डिफरेंस वुड बी फेल्ट बाय लिसनर बिटवीन द अबव साउंड एंड अनदर साउंड। कह रहे कोई एक और दूसरा साउंड है, अगर उसकी वेवलेंथ 2.6 मीटर है तो उसकी वेवलेंथ कितनी है? 2.6 मीटर है। तो उसके साउंड में क्या फर्क नजर आएगा? अब की बार वेवलेंथ कितनी दे दी गई है? 2.6 मीटर दे दी गई है। और कह रहा है स्पीड क्या है? सेम स्पीड है। तो सेम स्पीड ले लो। वेलोसिटी 332.8 मीटर। तो देखो 2.6 यानी वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रिक्वेंसी इंटू लैम्डा मारोगे, वेलोसिटी 332.8 दिया गया है, फ्रिक्वेंसी हमें नहीं मालूम और लैम्डा 2.6 आके डिवाइड में आएगा। तो डेफिनेटली फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी? अब की बार कम हो जाएगी, क्योंकि फ्रिक्वेंसी और लैम्डा में क्या रिलेशन है? इनवर्स है। क्या रिलेशन है? इनवर्स, क्योंकि लैम्डा इधर आके डिवाइड में आएगा ना। हमेशा रिलेशन कहाँ देखे जाते हैं? इक्वल टू के बाद। अगर इन दोनों में रिलेशन देखना है तो लैम्डा को यहाँ लाना पड़ेगा, लैम्डा नीचे आ जाएगा तो इनवर्स रिलेशन है। पहले लैम्डा था 1.3 मीटर, अब के बाद लैम्डा कितना है? 2.6। तो लैम्डा बढ़ गया, वेवलेंथ बढ़ गई, तो फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो स्लो पिच में सुनाई देगा। फ्रिक्वेंसी कम होना मतलब पिच स्लो, फ्रिक्वेंसी मतलब पिच मैंने बताया था। हाँ। अब की बार फ्रिक्वेंसी कम हो जाएगी। फ्रिक्वेंसी मतलब मैंने क्या बताया था? पिच बताया था। ठीक है। नेक्स्ट, हाउ इज द फ्रिक्वेंसी ऑफ स्ट्रिंग रिलेटेड टू। भाई ये तो वही यार फॉर्मूला है फ्रिक्वेंसी वाला। लेंथ का इन्वर्स रिलेशन है, ऐसे दिखा देना। फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू 1/L और टेंशन का फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू √T। √T तो था, देख लो भाई फॉर्मूला। फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू √T। √T कर दिया, भैया रिलेशन है। मतलब इक्वल टू मत दिखाना, ऐसे ये वाला साइन देना, प्रोपोर्शन वाला साइन देना। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला हमने पूरा नहीं लिखा ना, तो इक्वल टू नहीं दिखा सकते। समझ गए? तो ये रिलेशन यहाँ पे इन्वर्स रिलेशन लेंथ से और टेंशन से डायरेक्ट रिलेशन है। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फ्रिक्वेंसी 15 हर्ट्ज। फ्रिक्वेंसी दी गई है, वेवलेंथ पता करना है। सर स्पीड तो दी नहीं गई है सर, स्पीड तो दी अब क्या नहीं करें? है। तो भाई ये कौन सी वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कोई भी, चाहे वो एक्सरे हो या कोई भी वेव हो, चाहे वो बीटा गामा कोई भी हो, सबकी स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लाइट की स्पीड के बराबर होता है सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो स्पीड दी गई थी, तो तुम्हारे नॉलेज में ओवरऑल जनरल नॉलेज में स्पीड छुपी हुई थी। तो दो डेटा दिए हुए, वेवलेंथ निकाल लेना क्या जा रहा है आपका। स्टेट 2 वेज बाई विच द फ्रिक्वेंसीज ऑफ ट्रांसवर्स वाइब्रेशन ऑफ ए स्ट्रेच स्ट्रिंग कैन बी इंक्रीज। फ्रिक्वेंसीज को कैसे बढ़ा सकते हैं हम लोग? लेंथ को कम कर दो या फिर टेंशन को बढ़ा दो, यही तो रिलेशन है फ्रिक्वेंसीज और फ्रिक्वेंसीज का फॉर्मूले से। टेंशन का डायरेक्ट रिलेशन है और लेंथ का इन्वर्स है। लेंथ को कम कर देंगे तो फ्रिक्वेंसीज बढ़ा सकते हैं, टेंशन को बढ़ा दो तो फ्रिक्वेंसी बढ़ जाएगी। तो 21 वाला देखो, डिक्रीजिंग द लेंथ और इंक्रीजिंग द मास।
या तो मास पर भी वही डिक्रीज कर सकते हो, decreasing the क्योंकि mass मास का भी वही इन्वर्स हाँ। रिलेशन है, मास का भी क्या इन्वर्स रिलेशन है ना। तो मास को कम कर दोगे तो भी फ्रिक्वेंसी कम हो जाएगी, लेंथ को कम कर दोगे तो भी, सॉरी, Frequency मास को कम कर दोगे तो भी फ्रिक्वेंसी बढ़ जाएगी, बढ़ेगी, लेंथ को कम कर, या फिर टी वाले में एग्जांपल दे सकते हो, टी को बढ़ा दो फ्रिक्वेंसी बढ़ बढ़ जाएगी, जाएगी। है ना। लेकिन यहाँ पे दो ले लिए तो कोई भी दो ले सकते हो। Anyway, नेक्स्ट, Draw a graph between ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड द टाइम ऑफ ए बॉडी एग्जीक्यूटिंग फ्री वाइब्रेशन में वही अभी जो बताया हाँ, था, हाँ, ठीक बस है। पूरे वह एम्पलीट्यूड सेम एम्पलीट्यूड पे ले लेना। वेयर कैन ए बॉडी एग्जीक्यूट फ्री वाइब्रेशन, जहाँ पर सराउंडिंग में फ्रिक्शन ना हो, मतलब वैक्यूम में कह सकते हैं हम लोग, कहाँ कह सकते हैं, वैक्यूम में। कंप्लीट वैक्यूम, वैक्यूम की स्पेलिंग पता है ना, VACWM, CWM है, डबल CUM ना कर देना, VACWM। WM तो ये वाला आता ही है, फ्री वाइब्रेशन पर आता ही है, डैम वाइब्रेशन पर, डैम का तो ऐसे से। वॉट आर द मैकेनिकल, और मैकेनिकल वेव वो जहाँ पे वेव को ट्रांसमिट करने के लिए क्या चाहिए, बोलो, मीडियम चाहिए, उसे बोलते हैं मैकेनिकल वेव। तो साउंड वेव जो क्या है, मैकेनिकल वेव, लेकिन लाइट वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट वेव को ज़रूरत नहीं है मीडियम की, लाइट वेव को ज़रूरत नहीं है मीडियम की, ठीक है। नेम वन प्रॉपर्टी ऑफ वेव दैट डू नॉट चेंज, नेम वन प्रॉपर्टी ऑफ वेव दैट डू नॉट चेंज when the wave passes from one medium to another। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब वेव पास होता है तो फ्रिक्वेंसी चेंज क्या कह रहे हैं, डू नॉट चेंज, क्या चेंज नहीं होता है, फ्रिक्वेंसी, क्या चेंज नहीं होगा, वेवलेंथ चेंज हो जाएगी, स्पीड भी चेंज हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं होगी। ठीक है। ए बकेट kept under a running tap is getting filled with the water. A person sitting at a distance is able to get an idea when the bucket is about to be filled, जैसे भरने वाली थी। What change takes place in the sound to give this idea? साउंड में देखो धीरे धीरे बदलाव आता है, पहले तेज आवाज़ आती है, लेकिन धीरे 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 हाँ, कम होती जाती कम होती है, जाती है आवाज़। क्यों कम होती जाती है, क्योंकि जो टैप की जो लेंथ है पानी गिरने वो कम होती है, कम हो जाती है, लेंथ कम होगी तो फ्रिक्वेंसी क्या होगी, बढ़ जाएगी, बढ़ेगी, ठीक है ना। हाँ, ऐसे मत, लेंथ एक्चुअली बढ़ जाएगी, नॉट कम हो जाएगी। कैसे बढ़ जाएगी, ये पानी की, ये फिलअप की वाटर की लेंथ बढ़ जाएगी ना, पहले वो पानी नहीं था, अब ये लेंथ बढ़ रही ना, डिस्टेंस ये बढ़ रहा है। पहले टैप से बाल्टी, टैप का जो पानी बाल्टी का इतना डिस्टेंस कवर कर रहा था गिरने के लिए, अब समझे बाल्टी यहाँ तक भर गई, अब सिर्फ इतना ही डिस्टेंस कवर कर रहा है हाँ, पानी गिरने के लिए। पहले इतना डिस्टेंस कवर कर रहा था टैप का पानी, अब इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है सिर्फ, क्योंकि बाल्टी भरने वाली है, तो डिस्टेंस कम हो गया, लेंथ कम हो गई, तो फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। बोला था पहले भी, थक बहुत गए। तो फ्रिक्वेंसी व्हाट कॉजेज द चेंज इन द साउंड, फ्रिक्वेंसी जब बढ़ जाएगी क्योंकि लेंथ कम हो रही है, क्योंकि फॉर्मूला हमेशा फॉर्मूला लिख दो, रिलेशन दिखा दो, इक्वल टू मत करना, ऐसे करना 1/L लिख देना, या फिर पूरा फॉर्मूला ये वाला मार देना, ऐसे भी कर सकते हो, हाँ पूरा फॉर्मूला ही मार दो। तो इनवर्स रिलेशन, लेंथ कम होगी तो फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी, तो साउंड कैसे सुनाई देगा फ्रिक्वेंसी बढ़ने पर, साउंड थोड़ा सा रैटलिंग, इट इज द फ्रिक्वेंसी ऑफ वेव दैट डू नॉट चेंज व्हेन वी, हाँ ये वाला हो गया। द चेंजेस इन द साउंड इज कॉज्ड बिकॉज एयर कॉलम इज डिक्रीज in the filling In water in filling- the bucket, द वाटर इज बकेट। तो वो रीज़न पूछ रहा था क्योंकि लेंथ कम हो गई, कुल मिला के बाद ये हुई थी, कुल मिलाकर बात क्या हुई थी, लेंथ कम हो गई। तो ये 25 क्वेश्चन मैंने करा दिए, तो पहले 25 क्वेश्चन करो, टोटल आई थिंक 78 क्वेश्चन हैं, तो मज़ा आएगी। चैप्टर काफ़ी हद तक के डिटेल से में हम लोग पढ़ चुके होंगे, कब, जब हमारे 78 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे।